तो आज आते हैं क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट। आज हम पार्ट 3 वीडियो पे। तो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है तो उस पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, यानी उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अगर हम कल के रिकॉल करें तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है। तो ओम्स लॉ क्या कहता था, एट कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब यहां पे अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहां पे कोई कंडक्टर ले लें, ये सपोज करिए हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके लिए यहां पे हम एक कंडक्टर ले लिए। अब ये इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं। सपोज करिए बैटरी है हमारा, यहाँ पे एक बैटरी है, इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम अमीटर लगा देते हैं जो इसके करंट को मेजर करेगा। ये हमारा क्या हो गया, अमीटर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है ना, जो कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। अब सपोज करिए इसको मैंने यहां से जोड़ दिया और अब यहां पे एक हमने कंडक्टर ले लिया, वहां पे एक इसको वोल्टेज सोर्स, इसका वोल्टेज मैंने भी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अमीटर है, एक इसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से। यहाँ पे वोल्टेज भी हो गया। अब इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है ये आपका इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, यह लेंथ, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ए है। एरिया क्या है, हमने ए ले लिया। पहले हम देखते हैं कि लेंथ एल है कंडक्टर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्वल टू यहां वोल्टेज भी अपॉन आई है, ठीक है। यहां पे जब करंट की वैल्यू क्या है, आई है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। जब हम लेंथ को हम देखते हैं, इसको डबल कर देते हैं, यानी जो कंडक्टर की लेंथ को अगर डबल कर देते हैं तो जो करंट की जो वैल्यू है क्या है, ये जो करंट की वैल्यू हाफ हो जाती है। यानी जो अगर सपोज करिए ये आपका जब I1 करंट है तो जो I2 करंट है वो I1/2 हो जाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, अगर लेंथ अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा है, ये ट्वाइस टाइम्स ग्रेटर हो जा रहा है, यानी ये 2R हो जा रहा है। अगर वैल्यू R थी तो अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये आपका 2R हो जा रही है, यानी जस्ट इसका डबल हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या डिपेंड करता है, एक तो इसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportion to the length of conductor। तो फर्स्ट जो केस आया, क्या अफेक्ट कर रहा है, अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है। इसका मतलब करंट जो क्या था, हाफ हो जा रही है, ठीक है। अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो करंट उसका 1/3 हो जा रही है। इसका मतलब इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम आते हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अगर एरिया को हम डबल कर रहे हैं, एरिया को क्या कर रहे हैं, ये डबल करें। इसका मतलब अभी एरिया क्या थी, इसकी एरिया ए है और इसकी एरिया क्या करें, इसको डबल कर दे रहे हैं। तो अगर हम एरिया को जब डबल कर रहे हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, उसी प्रोपोर्शन में कम हो जा रहा है। जैसे सपोज करिए जब एरिया को डबल कर रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस हमारा क्या था, आर था, इसकी एरिया थी ए। जब एरिया हमारी है 2A हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। तो यहां भी रेजिस्टेंस क्या है, उसी प्रोपोर्शन में डाउन हो रहा है, बट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे क्या है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्या है, एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड, पहला कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड क्या है, जो रेजिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां क्या है, एक फैक्टर तो है कि यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हम अगर एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला कंडीशन क्या बना, अब यहां पे अगर देखा जाए तो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और आर प्रोपोर्शनल टू 1 यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करें, एक कंडक्टर सपोज करिए हमने किसका लिया था, कॉपर का लिया था। अगर हम सेम लेंथ का कंडक्टर अगर आयरन का लेते हैं, यहाँ पे सेम लेंथ का कंडक्टर, अब हम यहाँ पे कॉपर सपोज के लिए थे, अब यहाँ पे हमने ले लिया आयरन ले लिया, जिसकी लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो सेम लेंथ का आयरन का जो कंडक्टर था और कॉपर का कंडक्टर था, तो जो आयरन का कंडक्टर था उसका जो रेजिस्टेंस था क्या था, 6 टाइम्स ग्रेटर था। अगर ये आर आई कर ले आयरन के लिए तो आर आई जो है 6 टाइम्स ग्रेटर है आर कॉपर, यानी जो कॉपर का कंडक्टर था उसके रेजिस्टेंस से ये 6 टाइम्स ग्रेटर है। तो ये 6 टाइम्स ये ग्रेटर है किसके, कॉपर कंडक्टर से। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर सेम लेंथ और सेम एरिया का है तो ऐसी कुछ इसमें क्या चीज है कि जो इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो वो एक टर्म्स आता है हमारा रेजिस्टिविटी का। थर्ड किस पे है आपका, ये ये आपका थर्ड आता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे है, तो हमारा मेटल किसका है, ठीक है। अगर वो मेटल हमारा कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी दूसरी होगी, अगर वो मेटल आयरन का है तो उसकी रेजिस्टिविटी दूसरी होगी, अगर वो सिल्वर का है तो चेंज होगा। यानी वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो इसके लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी क्या है, अभी हम कंडक्टर पे आते हैं इस पे। तो उस रेजिस्टिविटी थर्ड जो वर्ड था वो क्या है, उसको हम कहते हैं रो से, ग्रीक वर्ड है, इस तरह रो से इसको डिनोट करते हैं। हम आते हैं सीधे फार्मूले पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, फर्स्ट क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर इजकल टू आपका रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे आपका यल क्या है, यल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, आपका ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और आपका जो रो जो है ग्रीक वर्ड क्या है, ये बताता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर यहां पे रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई एल। अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ भी हम लिख लें 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अगर हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू आर हो जाएगा। अगर यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट ले लें यानी 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ भी अगर हम 1 मीटर ले लें तो रो इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस। यानी अगर किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया अगर यूनिट ले लें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है यूनिट, हम आते हैं यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, तो
यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हमें पता है ओम होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो गई ओम मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई इसकी भी यूनिट होती है मीटर। अब 1 मीटर से जब 1 मीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? ओम मीटर। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, सिंबल के अनुसार। इसका सिंबल ओम और मीटर, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। हमने यहां पढ़ लिया किस पे डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस के वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? ये हो गया, यहां पे लिख देते हैं इसके लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। सेकेंड हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर एक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड आता है आपका नेचर ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर। अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। जैसे अभी हम कॉपर का ले लें, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का ले लें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो काफी लो होगी। और वही सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का अगर हम आयरन का ले लें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी क्या होगी? ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना, 6 टाइम ग्रेटर होगी। अगर हम वही सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेम लेंथ का अगर हम नाइक्रोम का ले लें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी मोर हाई होगी। तो नेचर ऑफ कंडक्टर ये किस वजह से होती है? ये होती है रेजिस्टिविटी की वजह से। हर जो कंडक्टर, हर जो मेटल का होता है उसका अपनी रेजिस्टिविटी सबकी डिफरेंट होती है। थर्ड आता है मोस्ट जो होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। फोर्थ जो है आपका किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर पे भी क्या है आपका? टेम्परेचर पे क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो अगर हम आते हैं, अगर रो की बात करें, ये क्या है? रेजिस्टिविटी है। ये जो रो है किस पे डिपेंड करता है? रो डज नॉट डिपेंड, यानी लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी जो है डू नॉट डिपेंड the length and cross section area of कंडक्टर। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी मेटल या कंडक्टर के उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। यानी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है तो उसकी रेजिस्टिविटी में भी वेरिएशन होता है। और दूसरा डिपेंड करती है इन नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है, मटेरियल आप भी कंडक्टर भी लिख सकते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल एंड कंडक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड द लेंथ और एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर, बट द रेजिस्टेंस is depend upon the length of conductor, cross sectional area of conductor, nature of conductor, ठीक है, and the temperature, okay। अब हम यहाँ पे क्या पढ़े थे? Resistivity is equal to the resistance multiplied by area of conductor divided by the length of conductor। हमारा ये फार्मूला आया था। अब यहाँ पे रो क्या है? इसको रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। हमने बताया था अगर किसी भी कंडक्टर का जो एरिया 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 यूनिट स्क्वायर ले लें और लेंथ भी 1 मीटर ले लें, तो जो इसकी रेजिस्टिविटी होगी क्या होगी? उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी।
जस्ट लाइक ये डिफिनेशन भी हो जाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ए रॉड of that the substance which is 1 meter long and the 1 square meter is क्रॉस सेक्शन, यानी उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 1 स्क्वायर मीटर है, उसका लेंथ जो है 1 मीटर है, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल टू द रेजिस्टिविटी होगा। अब इस रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ जो मटेरियल है, जो मेटल्स हैं हमारे क्या है, सब ये हमारे मेटल है जो कंडक्टर है। तो यहाँ पे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन किया है एज पर द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है 1.6 इंटू द 10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उससे थोड़ा अधिक है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी हाई होती जाएगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, यहाँ पे हमने सिल्वर का 1 मीटर लॉन्ग और 1 स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से इसकी रेजिस्टिविटी डिफाइन है। अगर ये 1 मीटर लॉन्ग और 1 स्क्वायर यूनिट इसकी एरिया होती तो इससे अगर उसका जो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, यही सेम हो जाएगा। अगर हम 1 मीटर लंबा सिल्वर ले लें और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का रखें तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू द 10⁻⁸ ओम मीटर। उसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी अगर सेम लेंथ 1 मीटर लेंथ भी हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम हो जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी सबकी डिफाइन है। अगर हम आते हैं तो सिल्वर क्या है, सिल्वर हमारा इसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो है, कॉपर की लो है। धीरे धीरे आगे तो नाइक्रोम की क्या, नाइक्रोम की अगर सिल्वर से कंपेयर करें या कॉपर से कंपेयर करें तो वेरी है। इसका मतलब नाइक्रोम या क्रोमियम क्या है सब, ये नाइक्रोम जो है हमारा एक एलॉय है। तो एलॉय मटेरियल क्या है, किसी से कई मेटल से मिलकर बना होता है, अभी इसका हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट में। तो अभी क्या है, नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है ये सिल्वर कॉपर से लगभग 70 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। अभी इंसुलेटर क्या, इंसुलेटर वाइज इसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है। देखिए यहाँ पे क्या है 10⁻⁸ ओम मीटर, यहाँ पे क्या है 10⁻10, ग्लास का क्या है 10⁻10, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे कितना है लगभग 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आए ड्राई पेपर की क्या है 10⁻12 ओम मीटर है, यहाँ पे क्या है एबोनाइट अगर आए तो 10⁻17 ओम मीटर है। तो यहाँ पे क्या इंसुलेटर क्या है, जिसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई यानी वेरी हाई होती है वो इंसुलेटर हो गया, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है वो हमारा कंडक्टर हो गया। और जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यहाँ रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब यहाँ सेमीकंडक्टर क्या, सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जो कि ना तो पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है न ही पूर्ण रूप से वो कंडक्टर होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे कंडक्टर काम करता है, नहीं तो जनरली ये इंसुलेटर की तरह भी हेल्प करता है। तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। अभी कंडक्टर में क्या करते हैं, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बट यहाँ नोट करिए, अगर सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका घटता है। यानी ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पे, हम आते हैं हीटिंग एलिमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक हीटर, आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन द प्योर मेटल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइसेस हैं, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं जो हम जनरली हम घर पे यूज करते हैं, जैसे हीटर हुआ, यहाँ आयरन का मतलब लोहे से नहीं है, आयरन से नहीं है, यहाँ आयरन का मतलब जो हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। तो हीटर, आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा जो भी हमारी हीटिंग डिवाइसेस है वो हमारा उसमें जो एलिमेंट यूज होता है वो हमारा किससे मेड होता है, एलॉय का मेड होता है, ना कि प्योर मेटल। हम प्योर मेटल के रूप में सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब हमारे प्योर मेटल है। बट हमारा नाइक्रोम हुआ, मैग्नीन हुआ, है ना, कॉन्स्टेंटन हुआ, ये सब क्या हमारा, ये हमारे एलॉय है। एलॉय किस लिए यूज करते हैं, तो एलॉय जनरली जैसे हम जनरली इसमें हीटिंग डिवाइस में हम जनरली नाइक्रोम यूज करते हैं।
हम यूज करते हैं नाइक्रोम। ए यहाँ पे क्या है, हम नाइक्रोम एलॉय के रूप में यूज करते हैं। तो नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? इसमें होता है निकेल, आपका होता है क्रोमियम, आपका होता है मैग्नीज और होता है आयरन। यानी इसमें 4 मेटल से मिलकर ये बना होता है। जनरली एलॉय क्या होता है? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। तो यहाँ पे हमारा एलॉय के रूप में होता है। अब हम एलॉय जनरली क्यों यूज करते हैं? अब अगर यहाँ पे हम टेबल को देखें तो यहाँ क्या नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है ये सिल्वर, कॉपर, आयरन या क्रोमियम किसी से देखें तो वेरी हाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या, हीटिंग डिवाइसेस में हमको रेजिस्टेंस हमको अधिक रखना होता है ताकि वो हीटिंग कर सके। तो हमें तो क्या है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसकी हाई है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम नाइक्रोम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय के रूप में होता है। फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट इसका रीजन है कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी जो है हाई होती है, या लिख सकते हैं हाई रेजिस्टिविटी। एक तो हाई रेजिस्टिविटी है। सेकेंड क्या होता है कि जब हम एलॉय यूज करते हैं तो ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी इजिली जब हीट जनरेट करता है तो हीट पे बर्न नहीं होता। ऑक्सीडाइज होना का मतलब बर्न नहीं होता। तो ये डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली, ठीक है। तो एक तो कारण है कि इसका, एक तो रीजन है कि इसका रेजिस्टिविटी जो है वेरी हाई होती है, और सेकेंड क्या है, ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसलिए हम जब भी हीटिंग जो डिवाइसेस हैं, हीटिंग अप्लायंसेस है जो, तो उसमें हम जो हीटर, आयरन या टोस्टर होता है तो उसमें प्योर मेटल के जगह पे हम एलॉय का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय द फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब हमको कैलकुलेट करना है न्यू रेजिस्टेंस। अगर सपोज करिए हमारा एक वायर है, ये हमारा वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ हमने ले लिया L। अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले जब इसका लेंथ L था और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था तो R इक्वल टू हमने रो इंटू एल बाई ए। हमारा फार्मूला क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर द रो इज द रेजिस्टिविटी एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब सेकेंड क्या रहा, जब हम इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड का मतलब इसको हम डबल कर दे रहे हैं, फोल्ड करके क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। यानी ये लेंथ हमारा L है, तो अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह का वायर बन जाएगा। ये हमारा ये डबल हो। अब इसकी लेंथ, नेक्स्ट लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R है तो R की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ, हमारा गिवन क्या क्या है, R इक्वल टू हमारा 6 ओम है। तो हम पहले लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अब सेकेंड हम कंडीशन में आते हैं, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगी क्योंकि फोल्ड हो गया। तो इसको हमने ले लिया A', क्या ले लिया A'। अगर इन दोनों कंडीशन में चेंज क्या नहीं होगा, जो वॉल्यूम इसका होगा, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वही सेम वॉल्यूम इस कंडक्टर का भी होगा। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, L इंटू ए होगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा, अगर इस V डैश कर ले तो दोनों वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी यहाँ जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम यहाँ भी होगा। यहाँ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ अब क्या हो जाएगा L/2। यहाँ पे मैंने ले लिया था क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा A', तो अभी A' इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू ए इक्वल टू L/2 इंटू A'। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2L इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाई L मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई A'। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी A' इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A। यानी जो न्यू फोल्डिंग करने के बाद जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पहले यानी जो प्रीवियस वाले में था एक क्रॉस सेक्शन एरिया उसका जस्ट डबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू लिखेंगे रो इंटू L की जगह पे क्या हो जाएगा L/2, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे R इक्वल टू रो इंटू L/2 बाई 2A। हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, अब यहाँ पे A' था, A' की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 2A। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको भी ले लें तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई रो इंटू L/A, इसको इस तरह लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई रो एल अपान ए। अब इसकी वैल्यू क्या थी, रो इंटू एल अपान ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5। ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ओम होती है, तो ये हमारा 1.5 ओम हो जाएगा। अगर हम इसको डबल कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जा रही है। अगर 6 ओम है तो कितना हो जाएगा 1.5 ओम। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज। फर्स्ट हम आते हैं सीरीज और सेकेंड हमारा है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, व्हेन द टू आर मोर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन टू इंड। अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस इन टू इंड अगर कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे R1, R2 और R3 मैंने एग्जांपल के रूप में ले रखा है, 3 रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पे क्या है, R1 का जो इंड पॉइंट है उससे R2 कनेक्ट हो गया, R2 का जो इंड पॉइंट है उससे R3 कनेक्ट हो गया। तो हमारे ये क्या सा फॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट है क्या फॉर्म कर रहा है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 2 or more resistances connected into end is called सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, 2 or more resistances connected at the same point, at the same point। अगर इसमें एग्जांपल दे देखिए, यहाँ पे R1, R2, R3 3 हमारे रेजिस्टेंस है जो सेम पॉइंट से कनेक्ट है। यहाँ पे A और B 2 पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमारा R1 भी कनेक्ट है, इसी दोनों पॉइंट से R2 भी कनेक्ट है, इसी पॉइंट से हमारा R3 भी कनेक्ट है। यहाँ पे क्या, यहाँ इन टू इन कनेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां पे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पे अगर हम किसी इसको अगर कोई बैटरी सोर्स से हम जोड़ दें, इसमें एक बैटरी ऐड कर दें, तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहां से हमारा करंट फ्लो होगी, सपोज करिए आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो आई करंट होगी सीरीज, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये सेम करंट हमारे R1 में भी फ्लो होगी, हमारे R2 भी रेजिस्टेंस में फ्लो होगी और R3 भी रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। इसका मतलब इसमें कॉमन क्या है, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो द फ्लो ऑफ करंट इन द इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ R2 इन रेजिस्टेंस ऑफ R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंसों में इक्वल करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर इक्वल करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, इस सब में क्या है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ नेक्स्ट में अगर देखें, अगर यहाँ पे हम अगर बैटरी सोर्स जोड़ दें, बैटरी से अगर इसको हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारी आई करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसमें सपोज करिए हमारा I1 है, इसमें हमारा I2 है और इसमें हमारा I3 है। फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, दोनों हमारा यहाँ पे डिवाइड्स होगी, फिर यहाँ पे कलेक्ट होके फिर हमारा आई होके फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो करंट क्या होगा, डिवाइड्स होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर सीरीज में बात करें तो जब करंट हमारा डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे जो वोल्टेज फॉर्म होगा, सबके जो पोटेंशियल होंगे, सबके पोटेंशियल डिफरेंस होंगे इन टू इंड, वो क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि करंट तो सेम है बट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो इस पे जो वोल्टेज फॉर्म होगा V1 फॉर्म होगा, इस पे सपोज करिए V2 फॉर्म होगा, इस पे सपोज करिए V3 फॉर्म होगा। टोटल बैटरी का अगर वोल्टेज हमारा V है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पे क्या है, करंट हमारा डिवाइड हो रहा, बट क्या जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए अगर सपोज करिए हमारा V वोल्ट है, अगर ये V वोल्ट है, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है मींस वोल्टेज हमारा V वोल्ट है, तो जो V वोल्ट होगा ये रेजिस्टेंस R1 पे भी सेम होगा, R2 पे भी सेम होगा और R3 पे सेम होगा। जिसमें हमारी दो बातें सामने आई, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सभी रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सभी रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है। यानी जो वोल्टेज भी होगा ये R1 के लिए भी रेजिस्टेंस R1 के लिए भी वोल्टेज भी होगा, R2 के लिए भी रेजिस्टेंस भी होगा और R3 के लिए भी रेजिस्टेंस भी होगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर बहुत से रेजिस्टेंस अगर सीरीज या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, अगर कनेक्टेड है, तो उनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले लिया है जिसमें R1, R2, R3 क्या है, इन टू इन कनेक्टेड है। इसका मतलब है सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। अब इसको हम एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। अब यहाँ पे सपोज करिए कि हमारा करंट क्या है, आई हमारा फ्लो हो रहा है। तो हमने अभी जस्ट जिक्र किया था कि जब सीरीज में अगर जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो उसमें वही सेम करंट R1 में भी फ्लो होगी, R2 में फ्लो होगी और R3 में भी फ्लो होगी। अभी हमने क्या कहा, सबके क्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया। इसका वोल्टेज क्या है, V1 है, इसका वोल्टेज क्या है, V2 है, इसका क्रॉस वोल्टेज क्या है, V3 है। चूंकि हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ इक्वल टू क्या, V इक्वल टू I इंटू R होता है। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के अगर केस में देखें तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या है, क्योंकि करंट चूंकि सेम है तो I क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। सेकेंड रेजिस्टेंस के केस में देखें तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 हो जाएगा। और थर्ड रेजिस्टेंस के केस में देखें तो क्या हो जाएगा, थर्ड रेजिस्टेंस के केस में हो जाएगा V3 इक्वल टू IR3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ सपोज करिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट और A B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, तो टोटल वोल्टेज क्या है, V है, जो हमारा सोर्स का वोल्टेज है। तो V इक्वल टू टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तीनों वोल्टेज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमको यहाँ पे क्या है, अब हमारा V जो है टोटल है। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे R1, R2, R3 यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वह रेजिस्टेंस होता है जो कि इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पे हम उसी रेजिस्टेंस को अगर रख दें तो सर्किट में सेम करंट फ्लो हो। तो अगर सपोज करिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो अगर हमारी बैटरी अगर वही है, हमारी जो बैटरी सपोज करिए जो हमने कनेक्ट किया है सेम वही बैटरी है। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर दें। यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस का नाम मैंने रख दिया R। अब यहाँ पे करंट क्या है, करंट वही फ्लो हो रही है जो यहाँ पे फ्लो हो रही है। अगर करंट वही फ्लो हो रही है और इसके बीच में जो क्रॉस वोल्टेज भी क्या है, सेम है, तो जो ये रेजिस्टेंस वर्क करेगा ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द R1, R2 एंड R3। मींस R1, R2 और R3 की जगह को प्लेस करके वहां पे एक सिंगल रेजिस्टेंस R रख दें, तो R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे क्या, अब V इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, V1 इक्वल टू IR1, यहाँ पे लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। अगर यहाँ I सब में कॉमन है तो क्या करेंगे, I अगर कॉमन है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए I टर्म्स दोनों I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस, 2 or more रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन टू इन, more रेजिस्टेंस, 2 or more रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इस तरह n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, सो अगर जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है तो सारी की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या डिफाइन हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ द रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जो होगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारा ये फार्मूला हो गया, अगर 3 रेजिस्टेंस अगर कोई है और सीरीज में कंबाइंड है, कनेक्टेड है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, 2 or more रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड बिटवीन एट द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट से कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हमारा क्या होता है, पैरेलल होते हैं। इसके पहले मैंने क्या बताया था, अगर वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे जुड़े हैं, तो सेम पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होगा। सपोज करिए हमारा रेजिस्टेंस R1 है,
ये R2 और ये R3 हमारे 3 रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड पैरेलल है। अब इनको हमने बैटरी सोर्स से जोड़ दिया। अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, आई करंट है, सर्किट ड्रा कर रही है, करंट आई ड्रा कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो सारे में क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब सपोज करिए यहाँ पे जो अमीटर है, मैंने सारे जगह अमीटर लगा दिया, ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है अमीटर को, ठीक है। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो अमीटर है ये टोटल वैल्यू ऑफ करंट का रीड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ये R1 के लिए है, ये R2 के लिए अमीटर है और ये R3 के लिए मीटर है, और ये टोटल A और B पॉइंट के लिए क्रॉस जो है वोल्टमीटर है, वोल्टेज को रीड कर रहा। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करिए अमीटर जो A वाला, A R1 के लिए I1 करंट है, R2 के लिए I2 करंट है और R3 के लिए I3 करंट है। हमने क्या कहा था, अगर पैरेलल में एक कनेक्टेड है तो A और B पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। अब यहाँ पे ओम लॉ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस के केस में देखें तो क्या होगा, वोल्टेज तो कॉमन है, V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1 है, तो यहाँ पे I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2। सेकेंड के लिए I2 देखें, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमीटर की जो वैल्यू है, R1 के लिए I1 है, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 है। तो I1 I2 I3 क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कौन सा, जो I करंट है, ये I करंट ही 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब I1 I2 और I3 का जो सम होगा इक्वल टू द I होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 की अगर वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब जो I है, अगर हम क्या करें, R1 R2 R3 की जगह इनको प्लेस करके कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो वही सेम करंट अगर ड्रा करे तो सिंगल रेजिस्टेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट द रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3 which are connected in parallel। अब यहाँ पे अगर R रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट, तो क्या होता, तो वहां पे हो जाता I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R, I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम I की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ I की जगह प्लेस कर सकते हैं I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। अगर देखिए यहां से V कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखिए V टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगा, क्या यहाँ पर जाएगा 1। अगर यहाँ को नेक्स्ट पे अगर यहाँ फाइनल लिखें तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वेयर द कनेक्टर आर टू आर मोर रेजिस्टेंसेस। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है पैरेलल में, R1 R2 एंड R3, तो इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो R होगा, ये क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मैंने सीरीज में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था R इक्वल टू था R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यही रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अगर सीरीज में कंबाइंड किए, सीरीज में कनेक्टेड है, तो जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। बट अगर ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल में है तो 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इस पे हम कुछ सैंपल प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। ये 4 रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm and 10 ohm are connected in series. Find the resultant resistance। इसी को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीरीज में कंबाइंड है। सीरीज का मतलब हम एक इसको ले लेते हैं, 4 रेजिस्टेंस है, एक सपोज करिए 2 ohm है, ये आपका 4 ohm है, ये आपका 5 ohm है और ये 10 ohm है। ये गिवन वैल्यू है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस
अगर सीरीज में क्या है, सब सारे क्या है पहले से दे रखा, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या फार्मूला था, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सम ऑफ द R रेजिस्टेंस, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द R रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में है तो क्या होगा, सम ऑफ वैल्यू ऑफ द R रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 ओम। हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 21 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब सेम सिंपल प्रॉब्लम है, अगर सेम यही रेजिस्टेंसेस है और एक कनेक्ट इन सपोज करिए पैरेलल में कनेक्ट, तब क्या होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा 4 रेजिस्टेंस है, मैंने इस तरफ फाइंड कर दिया। हमारा हो गया पॉइंट ए और हो गया पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक ये हमारा 2 ओम है, एक हमारा 4 ओम है, एक हमारा ये 5 ओम है और एक हमारा ये 10 ओम। अब यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो हमारा क्या था पैरेलल के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर R है, फार्मूला क्या होता था 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान R4। यहाँ पे क्या केवल टोटल 4 रेजिस्टेंसेस है, हम चारों को इस तरह को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 10। 2 4 5 एंड 10 यही 4 वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या फ्रैक्शन में है तो 2 4 5 और 10 का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 अपान 20, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या है 1 अपान R इक्वल टू हो जाएगा 21 अपान 20, तो R इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 21 ओम। अब जो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर क्या है 20 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो अगर ग्रेटर अगर 20 होता तो 1 होती, अब यहाँ पे लेस देन होगी। अब यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिला, कभी भी अगर पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल होंगे तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कनेक्टेड इन सर्किट। जो भी इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इंडिविजुअल, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या था 2 ओम था, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी इसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ऑलवेज लेस देन होगा। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन द सर्किट। नेक्स्ट आते हैं सैंपल प्रॉब्लम, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। हमको यहाँ पे ये जो सर्किट दिया है ए और बी, ठीक है ना, इसमें हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। अब जिस तरह इस तरह का देता है तो यहाँ पे क्या है, ए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दोनों का है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई अगर वोल्टेज सोर्स अप्लाइड करते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई भी वोल्टेज सोर्स एक अप्लाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक 20 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे करंट 2 पार्ट में हमारे डिवाइड हो जाएंगे। अगर एक करंट इसमें आई फ्लो हो रही है तो यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जैसे 2 पार्ट में डिवाइड होगी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो इसका अपर साइड का पोर्शन है और जो इसके लोअर साइड का पोर्शन है दोनों क्या हो गए, एक पैरेलल हो गए। इसका मतलब जो 10 ओम है और जो इधर के जितने भी रेजिस्टेंस है 4 ओम आपका 8 ओम जो भी इधर के कनेक्टेड है क्या है, ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब सपोज करिए यहाँ पे करंट I1 था और यहाँ पे I2। अभी जब I1 करंट फ्लो हो रहा था 2 ओम में तो सेम करंट फ्लो होगी I1, बट जब यहाँ पे करंट I1 जाएगी,
अभी आप फिर फर्दर क्या होगा, 2 पार्ट्स में हमारी डिवाइड हो जाएगी। ये सपोज करिए ये आपका ये I3 बन गया, ये I4 बन गया, क्योंकि I2 ऑलरेडी मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे जब I3 I4 जब सेम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 8 ओम और 8 ओम का जो दोनों रेजिस्टेंस लगे क्या हो गए, ये पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, ये फिर करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे फिर I1 करंट हो जाएगी, क्योंकि I3 I4 ये I1 का पार्ट स्प्लिट हो रहा है, फिर यहाँ पे I1 हो गए। I1 क्या होगा, ये 4 ओम में, यानी I1 जो 4 ओम में जा रही है, तो यही I1 क्या है, 2 ओम में भी जा रही है। इसका मतलब 2 ओम और 4 ओम क्या है, ये सीरीज में थे। और अगर इन दोनों का पहले से कॉम्बिनेशन बना के यहाँ 8 ओम और 8 ओम के जगह पे कोई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रखने के, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दें, तो यहाँ पे इसके जगह पर जब रिप्लेस करेंगे तो यही सेम करंट उसमें भी होके जाएगी। यानी इस पहले क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा 2/8 इक्वल टू 1/R1। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब ये 4 ओम हमारा क्या वैल्यू है, 8 ओम और 8 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा हो गया 4 ओम। अब हम यहाँ पे चाहे तो क्या करेंगे, इसके जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि उसके जगह पे हम रिप्लेस कर दें। अब इसके जगह पे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, इसके जगह पे जो 8 ओम के हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए थे, वहां पे हम सिंगल एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब जब ये रिप्लेस हो गया तो सेम करंट तीनों में ड्रा हो रही है, ठीक है। अब जब सेम करंट ड्रा हो रही, जो I1 करंट जो यहाँ पे ले रहा है वो 2 ओम के भी रेजिस्टेंस के लिए I1 ही है, अब 4 ओम के लिए भी I1 है, और ये 4 ओम के लिए ऑलरेडी I1 है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हमारे सीरीज में हो गए। अब 0 सीरीज में हो गए तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे R2 अज्यूम कर लें, इन तीनों के जगह पे हम इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हमने ले लिया R2। तो सीरीज में क्या होता है, R2 इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ R रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा ये 10 ओम हो गया। यानी कि जो ये वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई 10 ओम की। अब ये जो 10 ओम है किसके जगह पे है, 2 ओम 4 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हम चाहे तो इनके जगह पे अलग अलग 2 ओम 4 ओम और 4 ओम की जगह एक ही रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसके जगह पे हम क्या करें, इसके जगह पे हम चाहे तो एक ही रेजिस्टेंस लगा दिए। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 ओम। यही हमारा क्या बना था, R2 के। अब 10 ओम और 10 ओम यहाँ पे क्या I1 करंट और I2 करंट क्या हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है, क्योंकि स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ 10 ओम और 8 ओम क्या है, पैरेलल में। तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस अगर हम R कर लें क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10। डिनोमिनेटर सेम है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 10/2। अगर 1/R इक्वल टू 2/10, तो R इक्वल टू 10/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे A और B के क्रॉस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम। इसका मतलब क्या होगा, हम इस सर्किट को सारे की जगह पे हम चाहें तो एक 5 ओम का भी रेजिस्टेंस ऐसे करके, अगर केवल एक 5 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा दें तो सर्किट से उतना ही करंट ड्रा होगा जितना कि पहले अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस लगाया गया था। तो उसी को बोलते हैं हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस थे उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 ओम हमारा आंसर है। इस तरह आप और भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है।